राम राम। देखिए, कुछ तो नियति होती ही है और मैं बार बार आपको बताता हूं ना कि मैं तो पूरी तरह से कर्म पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, लेकिन अब बहुत कुछ नियति पर भी विश्वास करता हूं। और ये भी लगता है कि भाई ठीक है, जो हमारे दादू कहा करते थे, कर्म जैसे करते जाओ, नियति भी उस लिहाज से बनती चली जाती। ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है नरेंद्र मोदी के साथ। नरेंद्र मोदी संगठन, पहले संघ प्रचारक, फिर भारतीय जनता पार्टी संगठन, राष्ट्रीय महामंत्री, फिर मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री। बड़ा लंबा उनका जीवन है। और आप ठीक है, आज तो भाई प्रधानमंत्री हैं तो बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रभावशाली हैं ही, लेकिन उनके जीवन के किसी कालखंड की आप घटना देखिए तो वो प्रभावी हमेशा थे। और मुझे लगता है जीवन में ऐसे ही होना चाहिए। हर व्यक्ति न देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, न किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है, न मंत्री बन सकता है। और सांसद भी तो 543 ही होते हैं, राज्यसभा वाले 250 जोड़ दीजिए तो और उसी में जुड़ जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर आप जहां हैं वहां उस स्थिति में रहिए, यानी वहां अच्छे से काम कीजिए। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं तो वहां भी बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। और अभी आपको ध्यान में होगा, जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, उनको बहुत अनसेरेमोनियल विदाई उनकी हुई, जाना पड़ गया, तो उस पर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। तो उसमें जाहिर है जस्टिस यशवंत वर्मा का जो महाभियोग है वो सबसे ज्यादा प्रभावी था, दिख रहा था कि ये हो सकता है। अब सवाल ये है कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग का मसला था तो क्या वो लहरा गया? क्या नहीं। खबर आई थी कि सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस यशवंत वर्मा ने कपिल सिब्बल और दूसरे ऐसे बड़े वकीलों के जरिए, देश के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनके जरिए, वो, अच्छा ये वरिष्ठ अधिवक्ता कोई वरिष्ठ पत्रकार जैसा नहीं होता। जब मैं पहली बार टीवी पर गया और मुझे वरिष्ठ पत्रकार लिख दिया तो तब वरिष्ठ लिखने लायक मैं अपने आप को नहीं समझता था। अब तो खैर वरिष्ठ मान ही सकते हैं, मतलब जिसको कहें कि 27-28 साल हो गए तो अब तो आप मान ही सकते हैं, लेकिन तब नहीं था। तब मैंने, हालांकि इसकी भी कुछ तो परिभाषा होनी चाहिए, लेकिन जो सीनियर एडवोकेट होते हैं ना, वरिष्ठ अधिवक्ता, वो बाकायदा नियम कानून से होते हैं। ऐसे नहीं कि आप किसी को एडवोकेट कह दें और किसी को सीनियर एडवोकेट कह दें। सीनियर एडवोकेट बाकायदा डेजिग्नेशन है। तो वरिष्ठ पत्रकारों में भी होना चाहिए। कुछ तो तय करो यार, 10 साल, 15 साल, 20 साल, सबको वरिष्ठ पत्रकार लिख देते हो, ये ठीक नहीं। टीवी वालों से निवेदन है, खैर वो करेंगे अपने लिहाज से, वो हम तो वहां जाते हैं, वो बुलाते हैं तो। लेकिन जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं की फौज लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा गए, उसने भी उनको राहत नहीं दी। और जो मैं कह रहा हूं ना कि नरेंद्र मोदी, वो लगता है कि कुछ तो लिखा कर लाए हैं और उसका परिणाम आगे आने वालों में दिखेगा। कुछ पहले से दिख रहा है, लेकिन ये भी उनके माथे आने वाला है। उनके सिर पर देश के भ्रष्टाचार के आरोपी एक न्यायाधीश पर महाभियोग की कार्रवाई होती हुई दिख रही है। उनके सिर माथे वो ताज सजेगा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई, वो कहते हैं कि उसमें नो नॉनसेंस है, जीरो टॉलरेंस है। अब जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उनके सरकारी घर पर जली हुई नोटों की गड्डियां पकड़ी गई। वो जज साहब खुद होते तो शायद कुछ होता नहीं। आग लग गई, आउट हाउस बताया, सर्वेंट रूम बताया, बाद में पता चला चाबी उन्हीं के पास रहती है। कुल मिलाकर कुछ रास्ता काम नहीं आया। वीडियो उसका जारी हो गया। अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इजाजत देंगे तो FIR भी उनके बिना इजाजत के नहीं हो सकती। कई बार मैं बता चुका हूं कि वो इसलिए कि कोई ऐसे न फंसा दे जजेस को, चूंकि वो बड़े संवेदनशील और बड़े महत्वपूर्ण मामले सुन रहे होते हैं। अब उसके बाद आपको याद है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक आंतरिक जांच समिति बना दी थी। उसकी रिपोर्ट जो आई संजीव खन्ना ने, उसके आधार पर उन्हें पद से हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी। अब जस्टिस वर्मा क्या, वो बड़का वकीलों को लेकर गए और कहा कि भैया ये जांच समिति की जो रिपोर्ट है इसको अमान्य घोषित करिए। ये कहे कि जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं, जो हमें जजशिप से हटाया जा रहा है ये असंवैधानिक है। अब वो कह रहे थे कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। लगा कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि सर्वोच्च न्यायालय मान जाएगा और फिर तो ये मामला अटक जाएगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस AG मसीह, इन 2 जजों की पीठ ने मामला सुना। 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा गया था, सुना दिया गया है। क्या आया, याचिका खारिज हो गई और जितनी दलीलें उन्होंने दी थी वो सब नकार दी। न्यायालय ने कहा कि जस्टिस वर्मा की दलीलें भरोसा नहीं जगाती और उन्होंने जांच प्रक्रिया में भाग लिया, इसलिए अब उसे चुनौती देना तार्किक नहीं। मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रक्रिया का पालन वैधानिक और संवैधानिक रूप से सही पाया गया, यानी लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली।
6 प्रमुख मुद्दों पर यह कोर्ट का फैसला। पहला, सुनवाई की योग्यता। तो कोर्ट ने कहा कि किसी कार्यरत न्यायाधीश के आचरण को चुनौती देने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं। दूसरा, कानूनी प्रक्रिया। आंतरिक जांच प्रक्रिया को कानूनी और संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, यह कोई समानांतर व्यवस्था नहीं है। अधिकारों का उल्लंघन, जस्टिस वर्मा के मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। प्रक्रिया का पालन, जांच समिति और मुख्य न्यायाधीश ने प्रक्रिया का पूरी ईमानदारी से पालन किया। कार्यपालिका को रिपोर्ट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजना असंवैधानिक नहीं था। भविष्य की स्वतंत्रता, भविष्य में अगर आवश्यक हो तो जस्टिस वर्मा उचित उपायों के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब एक और मसला था कि सीजेआई संजीव खन्ना ने 14 मार्च की रात जलती हुई नकदी का वीडियो अपलोड करा दिया था। कोर्ट ने माना कि यह जरूरी नहीं था, लेकिन मेरा तो मानना है कि संजीव खन्ना को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपने वो न किया होता तो सब मामले गड़बड़ा जाता। कोर्ट का राय जरूरी नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जस्टिस वर्मा ने कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने स्वयं जांच प्रक्रिया में भाग लिया, जिससे पता चलता है कि उन्हें प्रक्रिया पर आपत्ति नहीं थी। अब एक और वकील साहब हैं, मैथ्यू नेदुम्पारा। ये नेदुम्पारा जी बार बार कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर हो। बात देखिए, यही सही कह रहे हैं, लेकिन न्यायालय ने कहा कि हम नहीं कर सकते क्योंकि नियम कानून तय है। तो अब कुल मिला के सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। कोर्ट ने जो कहा है वो सुनना चाहिए। जस्टिस वर्मा के आचरण से न्यायपालिका की गरिमा पर आंच आई। मुख्य न्यायाधीश और समिति द्वारा की गई कार्रवाई संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा थी। न्यायालय ने उनकी ओर से किसी भी अधिकार हनन की पुष्टि नहीं की। तो बहुत क्लैरिटी है इसमें, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और ये सोचिए जरा कि अगर ये महाभियोग हो गया, अगर मैं इसलिए लगा रहा हूँ जब तक हो न जाए भैया, बहुत दांव पेच होते हैं, तंत्र बहुत सक्रिय रहता है, क्या क्या कर करा सकता है इसका कोई भरोसा नहीं। तो अगर ये हो गया तो आप जरा सोचिए, पहली बार किसी सिटिंग जज के विरुद्ध महाभियोग का मामला चलेगा भ्रष्टाचार के मामले में। अगर वो हो पाया तो ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड होने जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब इस तरह की खबरें आती हैं तो उसको इसलिए चर्चा में रखना चाहिए, कई बार हम कहते हैं कि पूरी तरह से सिस्टम को हताश करता है, निराश करता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी उम्मीद जगाने वाली खबरें भी आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।